चलिए जी देखिएगा, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर को ही हम आरएमएस वैल्यू भी बोल देते हैं, या फिर आरएमएस वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं एसी को। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेसिस्टर as is produced by the given AC when passed for the same time. It is denoted by IRMS और IV और I effective। ठीक है, तो ये AC DC की वो वैल्यू होती है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किसी रेसिस्टर में, जैसा कि कोई AC प्रोड्यूस करे, तो उसको हम RMS वैल्यू बोल देते हैं। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। तो इफेक्टिव वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन क्या है वो निकालना है। इफेक्टिव वैल्यू को ही हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, तो आरएमएस वैल्यू है, और पीक वैल्यू क्या होती है? अगर करंट की पीक वैल्यू की बात करें तो आई नॉट, अगर ईएमएफ की पीक वैल्यू की बात करें तो ई नॉट। ठीक है, तो ई आरएमएस और ई नॉट में क्या रिलेशन है, ई आई आरएमएस और आई नॉट में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन डिराइव करना है। सपोज एन एसी को हम जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को कि उसकी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड, वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो I is equal to, suppose an AC, I is equal to I naught sin omega t be passed through a circuit of resistance capital R, then the amount of heat produced at a small time dt will be। तो small time, अगर हमने एक small time dt ले लिया तो small time dt में small amount of heat produce होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, dH। ठीक है, तो dH is equal to I square R dt। I square हीट क्या होता है भाई, हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ये क्या हो गया, डी एच। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब पेज नंबर 6 पर आ गए हम। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहे हैं कि इफ कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एसी, if capital T is the time period of AC, then heat produced in one complete cycle will be time period of AC। AC का टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल T है, कैपिटल T ही होता है। कैपिटल T पे एक वेव जो है वो अपने आप को खुद को रिपीट करती है। ठीक है, तो H कैसे निकाला जाएगा, H will be equal to integration of DH। तो इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt, I square R dt. Let I effective be the effective value of AC, then heat produced in time t must be। तो अगर हमने कहा कि I effective क्या है, कि effective value of AC है, तो effective value AC की effective value जो heat produce करेगी वो क्या हो जाएगी, I effective का स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और लेट आई इफेक्टिव विद द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। एसी की इफेक्टिव वैल्यू अगर आई इफेक्टिव है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे हमने ये कहा कि भाई अगर आपको इंटीग्रेशन की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत यहाँ पर इस वजह से पड़ रही है क्योंकि करंट की बार बार वैल्यू चेंज होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में सेम नहीं रहती, वो टाइम पर डिपेंड करती है। तो हमने ये कहा कि अगर एक इफेक्टिव वैल्यू निकाल ली जाए पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, अगर एक इफेक्टिव वैल्यू निकाल ली जाए और उसको मैंने बोल दिया आई इफेक्टिव, तो एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर टी, सीधा फॉर्मूला है। हमने कहा इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लीजिए। आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, ये हो गया, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर हमने कहा था कि टोटल टाइम पीरियड उसका कैपिटल टी है, तो 0 से t इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t। अब जब 0 से t इसको इंटीग्रेट कर दिया तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो r है वो कांस्टेंट है, तो r को बाहर निकालने के r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t और आई स्क्वायर dt, ये हो गया, ठीक है। एंड अब पेज नंबर 7 पर है 1, एंड 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल। मीन ऑफ द स्क्वायर, सर 0 से t मतलब AC को पॉजिटिव वाला ले रहे हैं ना ऐसे? नहीं 0 से t का मतलब पॉजिटिव हुआ और फिर एक नेगेटिव हुआ, मतलब पूरी एक कंप्लीट साइकिल। वो 2t तक नहीं होता? नहीं, वो t होता है, वो 2 पाई तक होता है, अच्छा, फेज होता है 2 पाई, ठीक है। वैसे टोटल टाइम पीरियड आई इफेक्टिव फिर 0 नहीं होगा? नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ना ना ना, हम उनको ऐड नहीं कर रहे। आई इफेक्टिव का मतलब है हम उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं। रूट, हाँ रूट, ये RMS है, RMS वैल्यू, आई इफेक्टिव एवरेज 0। सर मतलब जब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तब भी हाँ। हीट जनरेट करेगा, हाँ, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा तब भी हीट जनरेट होगा। हाँ। ओवरऑल हीट जो है वो ऐड अप ही होगी, वो ऐड अप ही होगी, कैंसिल नहीं करेगी। इसलिए कैंसिल नहीं। अब जरा देखिएगा कि जब हमने आई इफेक्टिव की बात करी तो आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो आई इफेक्टिव को ही हम आई RMS भी बोल देते हैं। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो क्या होगा कि रूट ऑफ RMS का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, यानी कि सारे स्क्वायर्स ले लिए। तो करंट का सारा स्क्वायर ले लिया, करंट का सारा स्क्वायर ले लिया, और dt छोटे छोटे टाइम के टुकड़े, छोटे छोटे टाइम के टुकड़े वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए सारे के सारे। और टोटल टाइम पीरियड कितना था t, तो t से उसको t उस t से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब वो डिवाइड हो जाएगा तो t तो खत्म हो गया, सिर्फ i का स्क्वायर ही हो गया जो इंटीग्रेट हो रहा है। अब जब i का स्क्वायर, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सबका सम हो जाना। तो सबका सम हो जाना और फिर उसका रूट ले लेना। तो हमने क्या करा, हमने जितने छोटे छोटे टुकड़े थे उतने ही टुकड़ों से उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि मीन ले लिया उसका। स्क्वायर्स को ऐड करा, फिर टाइम से डिवाइड करा तो उसका मीन आ गया, और मीन का स्क्वायर रूट ले लिया, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इस तरह से हो गया ये, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, नहीं समझे, नहीं समझे। जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है ना कि किसी चीज़ की RMS वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि I1, I2, I3। तो हमने ये कहा कि कितने टाइम, कितने करंट्स होंगे, 3 करंट्स हैं, 3 करंट्स हैं, तो इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे नहीं हमको तो रूट मीन स्क्वायर चाहिए, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर्स लिया सबका, उसको कितनी वैल्यूज थी उससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया रूट, मतलब स्क्वायर्स का मीन आ गया ये, और फिर इसका रूट ले लिया। तो स्क्वायर्स का मीन आ गया कैसे, क्योंकि जितने टाइम फ्रेगमेंट्स थे उतने ही टाइम फ्रेगमेंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उतने ही टाइम के टुकड़ों से डिवाइड कर दिया, जितने छोटे 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 टाइम के लिए अलग अलग हमारे पास वो थी करंट की वैल्यूज थी, उन सब की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के सबके स्क्वायर करें। और इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि हम सबको ऐड कर रहे हैं। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर, ऐसे करते करते IN स्क्वायर तक चले गए। और टोटल टाइम फ्रेगमेंट्स कितने थे, कैपिटल T के ही बराबर थे, तो उससे कैपिटल T से डिवाइड कर दिया। तो रूट, वो सॉरी मीन निकल गया किसका, स्क्वायर्स का, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, मीन किसका, स्क्वायर्स का, और रूट किसका, रूट मीन ऑफ स्क्वायर्स का। तो RMS वैल्यू ये होती है। स्क्वायर्स लिया, स्क्वायर्स को सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाई जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, ये मीन निकल गया किनका, स्क्वायर्स का, और फिर उसका रूट ले लिया, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, RMS वैल्यू, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 तो एज इट इज लिखी रहेगी। हम इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर dt इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से t
अब जब भी कभी हमको साइन स्क्वायर वाला कोई टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो हम इसमें 1 माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर। ये हो गया dt। तो भाई 1 माइनस कॉस टू थीटा जो है, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इस वजह से करा है कि स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर्स का इंटीग्रल नहीं होता, तो उनको स्क्वायर हटाना होता है हमको कोई भी फॉर्मूला लगाकर। अब ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। आई नॉट स्क्वायर बाई 2, अब जो 1 है 1 इंटू डी टी हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ डी टी बन जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब करना है तो 1 का इंटीग्रल तो टी ही हो जाएगा, स्मॉल टी माइनस कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन, बीच में माइनस का साइन है वो तो लगा ही जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा टी। फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओमेगा के टी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो 2 ओमेगा टी है, ये 2 ओमेगा टी फर्दर डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होकर जो आएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन 2 ओमेगा हो गया। ये पता है कि नहीं? जब भी कभी इंटीग्रेट करना होता है तो जैसे कॉस है ना, तो कॉस को हमने इंटीग्रेट कर दिया, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो साइन लगा दिया, कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ था साइन के आगे वही लिख दिया, तो 2 ओमेगा टी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि अगर सिर्फ टी लिखा होता है यहाँ पर, तो टी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, तो 1 से आप डिवाइड करोगे, वो 1 से डिवाइड करके जो लिखते हैं वो दिखाई नहीं देता। अब जो 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, पहले इंटीग्रेट करा जाता है पहले वाले टर्म को, तो कॉस को इंटीग्रेट कर दिया, फिर आगे जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट करा जाता है। तो 2 ओमेगा टी को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी कांस्टेंट है, वो सॉरी वो 2 ओमेगा कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो 2 ओमेगा एज इट इज और टी हो गया 1, और जो वैल्यू आती है ना उसको डिवाइड में ले जाते हैं। बस ये करा है यहाँ पर। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये बन गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो पहले स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा, ये तो हुई अपर लिमिट। ठीक है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डाल दिया तो अपर लिमिट माइनस, अब स्मॉल टी की जगह 0 डालेंगे, 0 माइनस साइन 2 ओमेगा 0 यानी कि साइन 0 और अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया खत्म हुआ जी। ये तो 0 है और साइन 2 ओमेगा इंटू 0 यानी कि साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो ये तो पूरा इधर वाला तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो मुझे एक चीज का ये ध्यान रखना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी,
ये होती है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। तो या फिर टी की जगह ओमेगा डाल दो, टी की जगह टी को इधर ले आओ तो 2 पाई ओमेगा हो जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दो। तो हम अभी ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसको फाइनली इक्वेशन नंबर ये 4 मिट गया, हमको यहाँ पर ये थी इक्वेशन नंबर 4, फिर फाइनली उसको इसमें इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, I0²/2, ठीक है। और t को इधर ले आएंगे, ओमेगा इधर आ जाएगा, तो t कितना बन जाएगा 2π/ओमेगा। तो t की जगह डाल दीजिए 2π/ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, और t की जगह 2π/ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। आगे वाला तो पूरा का पूरा टर्म हो तो 0 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन 4π। साइन 4π क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो भाई इसको ऐसा करेंगे हम, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। वैसे 2π/ओमेगा लिखा है, ये 2π/ओमेगा को t ही रहने दो फिलहाल। साइन 4π 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से t I² dt, इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई I0² t/2, ठीक है। फाइनली ये आ गया I0² t/2। तो I इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जिसको हम IRMS भी बोल रहे हैं, अंडर रूट। हमने क्या करा, हमने यही तो पूरा का पूरा सॉल्व करा, इंटीग्रेशन 0 से t I² dt, ये पूरा सॉल्व करा। इसकी वैल्यू आई I0² t/2, 1/t यहाँ पर है ही। इसको क्या करेंगे, I0/√2, ठीक है। यही रिलेशन होता है आई इफेक्टिव यानी कि IRMS में और पीक वैल्यू में, ठीक है। तो हम ये कहेंगे IRMS इज इक्वल टू 1/√2 I0, ये IRMS की वैल्यू होगी। तो IRMS इज इक्वल टू 1/√2 I0, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है। तो अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे तो 2 बन जाएगा, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 2 बन गया, ऊपर 1.414, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.707 हो जाएगा, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0। तो ये हमारी इफेक्टिव वैल्यू में यानी कि RMS वैल्यू में और पीक वैल्यू में रिलेशन आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट था, अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ स्टेडी वोल्टेज that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time। सेम ही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन जैसी करंट की थी वहाँ पर था। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट व्हेन अप्लाइड टू द सेम रेजिस्टेंस। तो जहाँ जहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट था वहाँ वहाँ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया, सिर्फ इतना। It is called virtual or effective value of alternating EMF and is denoted by ERMS or E effective or EV, V for virtual. Relation between RMS value and the peak value of an alternating EMF, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है, रिजल्ट इसका भी वही निकल कर आएगा, लेकिन डेरिवेशन जो है ना वो डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 8 से, ठीक है। आप 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ।
भेज दो। कैसे? ठीक है, मैं भेज दो। ओके। इस पे भेजो ना। हाँ ठीक है। बाय। ये कैसे बनेगा? फॉर्मूला होता है। जब भी एक एंगल होता है तो टू टू थीटा की फॉर्मूला होता है। टू थीटा में लिखा है इंजीनियरिंग फॉर्मूला होता है। ये हर क्लास में हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में। फर्स्ट के मैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए कुछ गिने चुने हल्के हल्के ऊपर ऊपर से देख बात में डेरिवेशन थोड़ी रटनी होती है। ठीक है, ये होता है। मैं उसको ओमेगा टी को थीटा लेके बता रहा हूँ। ठीक है, उसको थीटा ले इसका फॉर्मूला अब ये काम एक बार होता है मेरे पास साइंस का थीटा सब वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे रुक जा, ये देखना माइनस टू साइन स्क्वायर अब इसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल। पेन चलाओ थोड़ा सा। साइंस को थीटा उसको भी तो सब्स्टिट्यूट कर दें। मुझे साइंस को थीटा हाँ तो ओके क्या वन ये तो ना तू निकाल तो मैं कह रहा हूँ क्या निकालूं? साइंस को थीटा की साइंस को थीटा का याद रख के बाकी सब उधर ले जा। साइंस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखो, एक तरफ बाकी सब ये साइंस को इट इज हार्ड। ओके दिस इज सिक्स्थ क्लास। मैं ये सिक्स्थ क्लास की चीज़ है। अच्छा मुझे नहीं यही आया बताओ मुझे टू अच्छा तूने सिक्स्थ क्लास करी है। अब x की वैल्यू निकालना चाहिए। मेरी सिक्स्थ क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तुझे क्यों लगता है मैं बायो स्टूडेंट क्यों हूँ? कर एक बार तू कर। हो हो दिखाना मैं रात को फोटो भेजूँ उसके बाद करता हूँ। आराम को कौन सी फोटो? अरे डेट सबको आज डेट मैं जरा अपना हो गया मेरा पानी पीने का टाइम पानी एक्सक्यूज मी मैं लग दुख है उसे छोड़ दे मत करो ये एक सेकंड प्लीज थीटा cos 2 complex ओके okay टू के मल्टीपल की फॉर्मूले की बात है। okay 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। okay अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो क्यों ले जाना क्योंकि मुझे वहाँ sin स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। okay sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर मैं थीटा की जगह ओमेगा टी रख दूँ क्योंकि हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी होता है। तो पता है हाँ तो मैं इसको लिख
आपने ऐसे करके क्या काटा है? मतलब डिवाइड करा है? अगर यहाँ पर अच्छा तो इसको कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन 2x plus 3 ये मजा है इसको एंटरटेन करके करना करो भगवान 10 उंगलियां दी पूरा हो गया। हाँ सर चलिए जी देखिएगा, रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। Suppose an alternating EMF E applied to a resistance R is given by E is equal to E naught sin omega t. तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt will be dH is equal to, तो जैसे यहाँ पर हमने शुरुआत में हीट प्रोड्यूस निकाली थी, तो क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। हीट जो है वो पावर इनटू टाइम होता है, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। एनर्जी बोलो, वर्क डन बोलो, हीट बोलो, सबकी यूनिट सेम है। तो पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर अगर करंट था मेरे पास तो मैंने कहा आई स्क्वायर आर dt कर दिया। अब हमारे पास ईएमएफ है तो हम करेंगे ई स्क्वायर अपॉन आर। याद है पावर के 3-4 फॉर्मूले होते थे, तो यहाँ पर करा ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी। ठीक है, और फिर उसके बाद ई की वैल्यू जो है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ आगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर उसके बाद में हम एच निकालेंगे। तो ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, ये हो गया। फिर उसके बाद डी एच यहाँ पर है ही, अब इसको एक्सपेंड करा तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एच की वैल्यू आई ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, let capital T be the time period of alternating EMF when heat produced in time t will be, अगर heat produced निकालनी है फिर time t में, तो H is equal to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DH। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DH का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0 से t E नॉट स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर इसको ले लिया अलग, और इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, ये हो गया। अब जरा देखिएगा कि जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये है, तो इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब इसको हमने इंटीग्रेट करा था तो ये हमारे पास कैपिटल टी ही आ गया था, अगर याद हो तो ये कैपिटल टी ही आ गया था। तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे कर रहा हूँ, 1-2 स्टेप करवाऊँगा
फिर वहीं छोड़ देंगे इसको। जैसे आई नॉट स्क्वायर था ना, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो गया था, तो ऐसे करेंगे हम ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर, और जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से t, ऐसे था। अब ये 2 इधर आ गया, तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt, ये आ गया। अब इसके लिए दोबारा से वही पूरी मेहनत करें, वही सारे स्टेप्स हैं जैसे इससे पहले वाले में करे थे हमने। इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, जब इसको इंटीग्रेट करा था तो कर आगे पूरा सॉल्व करके वो कैपिटल T ही आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया ई नॉट स्क्वायर कैपिटल T अपॉन 2r, ठीक है। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आई ई नॉट स्क्वायर कैपिटल T अपॉन 2r, ठीक है। फिर है इसको, जैसे ये वाला था शुरुआत में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको दो दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास आई हीट प्रोड्यूस्ड। फिर हमने ये कहा कि इफ ERMS इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF, then the amount of heat produced by it in the same resistance capital R in the time capital T will be H is equal to ERMS का स्क्वायर T अपॉन R। तो H is equal to ERMS का स्क्वायर T अपॉन R, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, और अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर दिया। कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो ERMS का स्क्वायर T अपॉन R इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू T अपॉन 2R। R से R कैंसिल, T से T कैंसिल। तो ERMS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ERMS क्या आ गया, ई नॉट अपॉन रूट 2। तो वही वाली बात होगी जैसे करंट में था। तो करंट में क्या आया था, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, और EMF में क्या आ गया, ERMS इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। तो रिलेशन दोनों में सेम ही है। और ई नॉट बाई रूट 2 बोलो, या इसको बोल दो 0.707 इंटू ई नॉट ERMS, ठीक है। तो वही सेम रिलेशन है आपका करंट में भी और इसमें EMF में भी। तो ये जितने भी डेरिवेशंस अभी तक करवाए हैं, ये सारे के सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका जो फेज़र और फेज़र डायग्राम है, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। आज बस इतना ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो है फेज़र डायग्राम वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आपको नोट्स वोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको पढ़ाएंगे ना उसी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और सिलेबस में सिर्फ LCR सर्किट लिखा हुआ है, लेकिन R का, L का और C का इनका अलग अलग करेंगे तभी LCR समझ में आएगा। तो कल ही की क्लास में ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल करवाते हैं, आज इतने कर लीजिए। सर जो अकेला LCR का फॉर्मूला होता है, हाँ, उससे हम सारे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। सारे कॉम्बिनेशन कर सकते अकेले अकेले LCR से। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ मैं LCR करवाऊंगा तो वो देखिए, अगर एग्जाम में 2-4 दिन ही बचे हुए होते है ना, तो अकेले LCR ही करा देते, फिर तो वो रट कर जाने वाली बात हो जाती, ठीक है। लेकिन मैं आपको R, L और C तीनों का, मतलब कल की जो एक क्लास होगी ना, एक क्लास में ये फेजर डायग्राम वाला सब क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाएगा। R, L, C और फिर LCR तीनों को साथ साथ लेकर करा देंगे, ठीक है। चलिए जी, इतना कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके।